विविध भारती। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर धीरू भाई मिस्त्री से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। धीरू जी नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको देखने की भी तमन्ना थी, क्योंकि चिट्ठियां तो आपकी बराबर हमें मिलती रहीं और आपकी चिट्ठियों से पता चलता रहा कि आप एक बड़े ही सुधी श्रोता हैं विविध भारती के, बड़े मनोयोग से विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं। कितने घंटे सुनते हैं आप? कमल शर्मा साहब, पहले तो मैं विविध भारती का आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं कम से कम 8 से 9 घंटे तक विविध भारती सुनता हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसके बिना मुझे नींद भी नहीं आती है। तो ये जुनून आपको कैसे हो गया? क्योंकि क्या है कि 60 साल पहले मैं जो वडोदरा सिटी का रहवासी हूँ, तो मेरा जो एरिया है सयाजीगंज, वहाँ हमारे घर अकेले के घर रेडियो था और हमारे थोड़े दूर पर 2-3 मिल थी। तो जो मिल के मजदूर जो थे वो छूट के आते थे तो रास्ते पर जमा हो जाते थे क्योंकि रेडियो सुनने के लिए। तो उस वक्त से रेडियो से तो पहले से हमें लगाव था। मेरे पिताजी काफी सुना करते थे और 60 साल पहले रेडियो होना वो अपने आप में एक उपलब्धि थी वडोदरा शहर में। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टूडियो में आने से पहले धीरू जी से बहुत लंबी हमारी बातचीत हुई थी और भी बहुत सारे पहलू उनके हमारे सामने आए। जैसे कि उनसे बात करके हमें ये पता चला कि उन्होंने 200 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज यानी कि वृत्त चित्र उनका निर्माण किया। इसके अलावा वो सामाजिक कल्याण से जुड़े हैं, खासतौर से मानव अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं और इसके अलावा बहुत बहुत अच्छे कथक डांसर हैं। और डॉक्यूमेंट्री की बात करें, डॉक्यूमेंट्री आपका एक पैशन है जी। आपको डॉक्यूमेंट्री पर अवार्ड भी मिला? हाँ जी, बहुत काफी अवार्ड्स मुझे मिले हैं और मेरा जो फॉल्ट है, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का जो सब्जेक्ट्स है, वो ह्यूमन रिलेशनशिप यानी मानवीय संबंधों पर मैंने काफी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। एक डॉक्यूमेंट्री हमने, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आई वाज अ टीम मेंबर। मेरे मामा जो मिस्टर PH परमार, माने हुए आर्किटेक्ट है गुजरात के, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसका नाम था शस्त्र और शांति। ये मैं 1960-61 की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल डाग हैमरशोल्ड करके थे, उनकी मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश में। तो उनको ये फिल्म हमने समर्पित की और उसका मकसद ये था कि हमें शस्त्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए शांति, प्रगति, आबादी और अमन और अहिंसा। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री। दर्शन में भारत की आस्था है, हमारा देश इसी की बात करता है, अमन और शांति की, और उसी का पुजारी वसुधैव कुटुंबकम जिसे बोलते हैं, वो उसका मेन पॉइंट था। सारी दुनिया हमारे लिए एक परिवार की तरह है। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि आप चाहते तो फीचर फिल्म के, कथा फिल्मों के निर्माण की तरफ भी मुड़ सकते थे, क्योंकि उसमें पैसा भी है, ग्लैमर भी है। कमल शर्मा साहब, बात यह है कि डॉक्यूमेंट्रीज जो फिक्स टाइम में बनानी है, और दूसरा क्या है कि मेरा जिंदगी का मकसद भी ये रहा कि हम हमेशा मानवीय संबंधों पर ज्यादा ध्यान दें। और डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम ही डॉक्यूमेंट्री यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर जो निर्धारित है, इसलिए अगर आप सच को समाज के सामने रखते हैं तो उसकी असर जो मेक बिलीव जो फिल्म इंडस्ट्री की है उससे ज्यादा पड़ती है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर कह सकता हूं कि मैंने एक झोपड़पट्टी वडोदरा में डिमोलिश हो रही थी, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, धौली कुई उसका नाम था। धौली कुई एरिया का नाम है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन वेंकट चलैया उस वक्त वडोदरा आ रहे थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब एक डॉक्यूमेंट्री हमने 10 मिनट की बनाई है, आप मेहरबानी करके देखें। मुझे लगा था कि वो शायद ऐसे ही देख लेंगे फास्ट फॉरवर्ड करके, मगर उन्होंने फ्रेम टू फ्रेम देखी और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन से लेटर लिख के कहा कि इसका रिपोर्ट मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए। और उसका जो रिजल्ट हमें पाना था, शायद मैं समझता हूं कि वो रिजल्ट हम पा सके। कैसा सुकून मिलता है और कौन सी खुशी मिलती जब आप एक डॉक्यूमेंट्री, खासतौर से जिसमें कोई विषय उठाते हैं और आपको लगता है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, लोगों के दर्द को, दुख को, उनकी तकलीफ को लोगों के साथ जब बांटते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, और एक ऐसा सच लोगों के सामने लाते हैं, कड़वा सच भी होता है, तीखा भी होता है, जिससे एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग अनभिज्ञ होता है। एक और बात बताना चाहूंगा जी। 1972 में गुजरात गवर्नमेंट ने हमें एक सब्जेक्ट दिया नेत्रदान के पर एक फिल्म बनाने का। अभी आप सोचिए कि आज से कम से कम 40 साल पहले, यानी 38-40 साल पहले, नेत्रदान का इतना महत्व लोगों के, इतनी जागृति आई नहीं थी समाज में। जी जी जी। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई
उसका टाइटल दिया था हमने, साथ कुछ न जाएगा। उसका मतलब ये है कि आप जब मर जाते हैं तो आपके साथ कुछ नहीं जाता, तो क्यों न अपनी आंखें दूसरों के लिए दान में दे दे। ये फिल्म के निर्माण के दौरान मेरी ग्रैंड मदर जो 106 साल की थी वो गुजर गई। मैं दौड़ता हुआ, एक नया डॉक्टर जे के पटेल करके थे, तो उनको दौड़ के बुला के लाया। उन्होंने मेरी ग्रैंड मदर की आंखें निकाल दी। और जो समाज में गलत फहमियां होती है कि जैसे आंखें निकालने के बाद चेहरा कदरूपा हो जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में ये फिल्म की वजह से मैंने मेरी ग्रैंड मदर की दोनों आंखें दे दी। लेकिन धीरू जी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के निर्माण तक आपकी यात्रा सीमित नहीं है, आपकी प्रतिभा वहां तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमें मालूम पड़ा, आप कथक भी बहुत अच्छा जानते हैं, बाकायदा सीखा है, और इस उम्र में भी आप नृत्य करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो ये शौक कैसे लगा आपको, और फिर किनसे सीखा है आपने? जी हाँ, जनक पायल बाजे करके एक फिल्म आई थी वी शांताराम की 1955 में। मैं 30 डेज तक, 30 दिन, उस वक्त तो वीडियो कुछ था नहीं, तो थिएटर में ही वो फिल्म देखने जाना पड़ती थी। तो 5.5 आना टिकट के जो रेट थे, तो मैं 30 डेज रोज लगातार मैंने वो फिल्म देखी। उसका साउंड ट्रैक मुझे ज़बानी हो गया। तो वो फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि चलो मैं भी एक रातों रात गोपी कृष्ण बन जाऊंगा। मगर खैर 5 साल के बाद भी थोड़ा कुछ सीखा, और मेरा एक ड्रीम था कि लाओ मैं गोपी कृष्ण जी के साथ कभी डांस करूं। तो ये ड्रीम भी मेरा पूरा हुआ। दादर में शिवाजी मंदिर में मैंने गोपी कृष्ण जी के साथ डांस भी किया था बहुत साल पहले। क्या बात है। अच्छा, ये जो आपका नृत्य अभ्यास है, ये आज भी चल रहा है? अभी इस उम्र में भी तो नाचते हैं ना आप? मैं अभी शौकिया तौर पर करता हूँ। देखिए, गुजरात की धरती से एक महान संत नरसिंह मेहता साहब की जो कृति है, उसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि वैष्णव जंतु तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रहे। और महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से ये रचना आती है। तो क्या आपके अंदर भी ये पंक्ति है कि वैष्णव जंतु तेने कहिए, कि सच्चा मनुष्य तो वही होता है जो दूसरों की पीड़ा समझता है? और आप जिस तरह से मानव अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, जहां भी समस्या देखते हैं, उनकी आवाज, जो कमजोर हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज को बुलंद करना और उनकी आवाज में अपनी आवाज मिला करके लोगों तक उनका ध्यान पहुंचाना, उनको उनके अधिकार दिलवाना, नागरिक अधिकार जिसके वो सही मायने में हकदार है। लेकिन इस लड़ाई में कभी कभी आपको बड़े बेरहम लोगों से, व्यवस्था की निर्ममता से भी जूझना पड़ता है। आपने इसके लिए, मैं समझता हूँ कि कई बार लाठियां भी खाई हैं और गालियां भी खाई हैं। जी हाँ। उसके बावजूद नहीं दिखते आप अपने रास्ते से? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में ये जो ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट में मैं जुड़ा हुआ हूँ, कई लोग नाराज भी है, क्योंकि इसमें आप सच कहते हैं लाठियां भी खानी पड़ती है। आई एम अ नर्वस टाइप ऑफ पर्सन, मैं डरपोक आदमी हूँ, मगर लोगों के कॉज के लिए मेरे में एक अलग अजब किस्म की हिम्मत आ जाती है और मैं एकदम भिड़ जाता हूँ। देखिए, मजरू साहब का ही शायद मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। और वैसे भी जब हाथ से हाथ मिलता है तो वो फिर एक मजबूत ताकत हो जाती है। ऐसी आप जैसे लाइक माइंडेड लोगों का साथ मिलता है आपको, तो हौसला बढ़ता है। जरूर, क्योंकि क्या है कमल शर्मा साहब, मैं ह्यूमन लाइफ को सबसे ज्यादा अहमियत देता हूँ। ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वन सेल्फ। माँ है, बाप है, भाई है, पड़ोस के लोग हैं, मगर जो एक आदमी जो तरसता है, मर रहा है या बिछड़ा हुआ आदमी है, उसके लिए काम करने से अपने आप को एक संतुष्टि, जैसे आपने बताया, वो सचमुच ही मिलती है। मैं आपसे और भी एक बात कहना चाहता हूँ और हमारे श्रोता मित्रों को भी कहना चाहता हूँ कि मैं इजाग्रस्त यानी एक्सीडेंटल विक्टिम्स जिसे बोलते हैं, उनको मैं काफी लोगों को मैंने बचाया है। क्योंकि आमतौर पर लोगों को एक दहशत होती है कि एक्सीडेंटल विक्टिम को बचाने से पुलिस के लफड़े बहुत होते हैं, पुलिस की अननेसेसरी हैरेसमेंट होती है। मगर मैं सबको बताना चाहता हूं, पुलिस की तरफ से कोई किस्म की हैरेसमेंट होनी नहीं चाहिए। अगर कोई पुलिस आपको अगर हैरेस करता है, अगर वो रिपोर्ट आप उनके हायर अप्स को अगर दिखाएंगे, तो दैट पुलिसमैन मे बी सस्पेंडेड, बिकॉज एक्सीडेंटल विक्टिम जो होता है वो बेबस है, लाचार है, रास्ते के बीच में पड़ा हुआ है, और अगर उसकी जिंदगी बच जाए, उससे ज्यादा और कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। इसलिए मैं लोगों के से कहना चाहता हूं कि पुलिस आपको हैरान नहीं करेगी। आपका फर्ज इतना ही बनता है कि आप पुलिस
एम्बुलेंस को बुलाइए और पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, दैट्स ऑल, किसी आदमी की जान बच सकती है। मैं भी यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी महकमा हो, उसमें अच्छे और बुरे लोग सब जगह होते हैं। हमारे घर में भी होते हैं, दो लोगों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते, लेकिन उससे हम पूरी छवि जो है उसमें ईमानदार लोग भी हैं, बड़े जुझारू लोग भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी। तो इससे ऐसा नहीं कि हम उनकी छवि भी खराब करें। और कई बार बड़े सहयोगी होते हैं वो, और कई लोग ना उनको मालूम नहीं होता कि हमारे अधिकार क्या है, या कई बार वो लापरवाही बरतते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि गिने चुने लोग हों, लेकिन सब नहीं होता। सब तो नहीं और जब हम उनको अपने काम से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक से समझाएं, तो वो भी समझ जाते हैं इस बात को, और बल्कि उल्टा और मदद करने लग जाते हैं। मैं जरा एक बात और कहना चाहता हूं कमल शर्मा साहब जी, कि कई लोगों को अगर मदद नहीं करनी होती है, इसलिए ये एक्सक्यूज पुलिस का निकालते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है जी, कि भाई अपने को क्या है, भाई वो भगवान उसको देख लेगा, या उसका कर्म वो जाने। वो गलत बात है। आप वहां से गुजर रहे हैं, आदमी जो बेबस पड़ा हुआ है रास्ते के बीच में, अगर आपको उसकी मदद नहीं करेंगे तो जिंदगी बेकार है, आपकी जिंदगी बेकार है। देखिए, वैसे कहा जाता है कि कायरता का दूसरा नाम भद्रता है। भद्रता का एक रूप कायरता भी होता है। लोग कहते हैं कि साहब मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, देखिए कौन लड़ाई झगड़ा मोड़ ले। देखिए, पर ऐसा है कि जब तक कुछ लोग ऐसे सामने नहीं आएंगे तो समाज को दिशा कौन देगा? तो किसी ना किसी को तो झंडा उठाना ही पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं, जो एक और आपका बड़ा ही रोचक विषय है, आपकी रुचि है कि आप अखबारों में चिट्ठियां बहुत लिखते हैं, और ऐसे जो सोशल कॉज हैं, सोशल इश्यूज हैं उठाते हैं, जिनका मानवीय जो समस्याओं से रिश्ता है, और ये भी जिम्मेदारी आप बखूबी निभाते हैं। तो ये कब से कर रहे हैं आप? कोई करंट इश्यू ऐसा हो जो समाज से जुड़ा हुआ हो, वो आम जनता से जुड़ा हुआ हो, तो जागृति लाने के लिए हम और तो कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस नहीं है, हम कोई जिम्मेदार को अफसर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमारा फर्ज ये है कि हम समाज में कुछ जागृति लाने के लिए चिट्ठियां लिखे, ताकि समझो कि एक चिट्ठी कम से कम 1-2 लाख आदमी पढ़ते हैं, फिर उनमें वो विचार विमर्श अपने आप में करते हैं, तो उससे एक जागृति की हवा समाज में फैलती है, और लोग अपने आप में समाज से जुड़े हुए हैं। तो उनको भी ऐसा लगता है कि चलो हम भी कुछ करें इसके बारे में, क्योंकि जब ये लोग इतना करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन करने की इजाजत हमें घड़ी नहीं दे रही। हमारे कार्यक्रम का समय पूरा होने को है, लेकिन अपने श्रोताओं को हम जरूर कहना चाहेंगे कि निष्काम कर्मयोगी की तरह धीरू जी लगातार सक्रिय हैं, इस उम्र में भी सक्रिय हैं, जबकि लोग बहुत आराम फरमाना चाहते हैं, अपने नाती पोतों के साथ जिंदगी के बाकी दिन गुजारना चाहते हैं। इस उम्र में भी धीरू मिस्त्री जो हैं एक्टिव हैं, जिंदगी के साथ लड़ रहे हैं, सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों की मुश्किलों के लिए। नाचते भी हैं, फिल्में बनाते हैं, रेडियो खूब सुनते हैं और खुश रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी जिंदगी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाली है। मैं अपनी ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। आप स्टूडियो में आए और हमें वक्त दिया, चिट्ठियां आप लिखते थे, आज आपसे बात करने का मौका मिला। कमल शर्मा साहब, मुझे तो लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया है यहाँ आने से। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर धीरू भाई मिस्त्री से मुलाकात आप सुन रहे थे। आपसे बातचीत की कमल शर्मा ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।